प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, टाइप्स ऑफ एग्स, एग मेम्ब्रेन्स, डिफरेंशिएशन, ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब प्रारंभ करते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर अंडाणु और शुक्राणु के मिलन को निषेचन कहा जाता है। और भी कई तरीके से इसे परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भाई नर और मादा युग्मक जो होते हैं, गैमीट्स जो होते हैं, उनके जो प्राकेंद्रक होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं, उनके संयोजन को निषेचन कहते हैं। या फिर गैमीट्स के संयोजन को या उनके फ्यूजन को निषेचन कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन उनका भाव एक ही है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के समेकन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और नर युग्मक कौन से हैं? स्पर्म्स। मादा युग्मक कौन से हैं? वो हैं ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब स्पर्म्स और ओवम ये दोनों कैसे होते हैं? ये होते हैं अगुणित, हैप्लॉइड। तो और इनके संयोजन, इनके फ्यूजन के पश्चात किस चीज़ का निर्माण होता है? जाइगोट का। जाइगोट कैसा होता है? वो होता है डिप्लॉइड, द्विगुणित। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि अगुणित युग्मकों के फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले द्विगुणित जाइगोट की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ऐसे कई प्रकार से अपन निषेचन को परिभाषित कर सकते हैं। अब जैसे एक डायग्राम ये सामने एक स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें ये एक तरीके से इसका सिंबॉलिक पिक्चराइजेशन है फर्टिलाइजेशन का। एक तरफ तो आपको स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं लेफ़्ट में, और उसके नीचे ये ह्यूमन ओवम की संरचना है। तो ये दोनों स्पर्म्स और ओवम ये कैसे दिखते हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद सीधे हाथ पे राइट हैंड को जो आप देख रहे हैं, उसमें एक ओवम दिखाई दे रहा है बहुत स्पष्ट रूप से। और इस ओवम को यदि आप गौर से देखें, ह्यूमन ओवम है, इसके चारों तरफ आपको स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं, शुक्राणु दिखाई दे रहे हैं, जो कि निषेचन की क्रिया के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन ये सभी शुक्राणुओं में से कोई एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने में सफल हो पाता है। तो इस प्रकार का एक ये पिक्चराइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप समझ सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया में अंडाणु और शुक्राणु का मिलना ये इसका प्रमुख कार्य होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो कुछ निम्न जंतु जो होते हैं, लोअर एनिमल्स जो होते हैं, या कहेंगे सिंपल एनिमल्स जो होते हैं, उनमें नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो एक ही परिमाण, आकार और साइज़ के होते हैं। लेकिन अधिकांशतः जंतुओं में ये देखने को मिलता है कि जो मादा युग्मक होता है वो साइज़ में नर युग्मक की तुलना में बड़ा होता है, और सामान्यतः गोलाकार होता है, गोल होता है, और नॉन मोटाइल होता है, गतिशील होता है, यानी उसमें मूवमेंट नहीं होता, वो एक स्थान पर रहता है। और इसके विपरीत जो नर युग्मक होता है, नर गैमीट जो होता है, वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, और अधिकांशतः उसकी आकृति लंबी होती है और बहुत अधिक गतिशील होता है, मोटाइल होता है। तो ये दोनों की आकृति के संबंध में ख़ास तौर से निम्न प्राणियों में तो ये ज़्यादा विभेद नहीं होता, लेकिन उच्च प्राणियों में ये विभेद और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
अब आते हैं साइटोफर्टिलाइजेशन। साइटोफर्टिलाइजेशन, कोशिकीय निषेचन। कोशिकीय निषेचन क्या है और उसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को हमें समझना आवश्यक है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि निषेचन के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनका होना आवश्यक होता है। जैसे कि निषेचन हेतु एक तरल माध्यम का होना आवश्यक है। नर और मादा युग्मक जो होते हैं उनका मैच्योर होना आवश्यक है, परिपक्व होना आवश्यक है। इसी प्रकार से जो गैमीट्स या युग्मक जो होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है, अधिक समय तक वो जीवित नहीं होते। तो इसलिए परिपक्व नर व जो मादा युग्मकों का जो संलयन होना है उसमें बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए, उनका विलंब संलयन होना आवश्यक होता है, अन्यथा वो समय निकलने के पश्चात संलयन सिनगैमी संभव नहीं हो पाती। निषेचन की संभावना जो होती है उसको मतलब ज़्यादा संभावना रहे उसको बढ़ाने के लिए नर युग्मक जो है ना, शुक्राणु जिन्हें कहते हैं, उनकी संख्या अंडाणुओं से कहीं अधिक होती है और ये होनी भी चाहिए। यदि ये नर युग्मकों की संख्या, स्पर्म्स की संख्या कम होगी, उनकी मोटिलिटी कम होगी, उनकी गतिशीलता कम होगी या उनकी गुणवत्ता कम होगी, क्वालिटी कम होगी, तब भी निषेचन की संभावना कम होती है, उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से ही अंडाणु तो एक ही होता है, लेकिन शुक्राणु बहुत बड़ी संख्या में उत्पन्न होते हैं और वो मोटाइल भी होते हैं और सक्रिय भी होते हैं और गुणवत्ता युक्त भी होते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से इनकी गुणवत्ता, इनकी मोटिलिटी या इनकी संख्या में कमी आती है तो निषेचन की संभावना पे इसका प्रभाव पड़ता है। निषेचन जो होता है मादा के जो अंतःदैविक द्रव हैं या अन्य तरल माध्यम जैसे लवणीय या लवणीय जल के द्वारा भी संपन्न होता है। तो कुल मिला के ये कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं जिनका होना आवश्यक होता है निषेचन के लिए। अब साइटोफर्टिलाइजेशन और सिनगैमी ये क्या है? तो कुछ जो निम्न कोटि के प्राणी होते हैं उनमें युग्मक निषेचन क्रिया के अंतर्गत एक दूसरे से पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से समेकित हो जाते हैं, अर्थात इनमें केंद्रकों के समेकन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी पूर्ण रूप से संयोजन होता है। इसको देखेंगे तो ये पूरा कोशिका द्रव्य का यदि संयोजन हो रहा है तो इसको साइटोफर्टिलाइजेशन कहते हैं और पूरी तरीके से युग्मकों के संयोजन को सिनगैमी कहा जाता है। यदि मान लीजिए केंद्रकों का समेकन हो रहा है, केवल केंद्रकों का जो समेकन केवल हो रहा है तो ये कहलाएगा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी मतलब केंद्रकों का फ्यूजन, केंद्रकों का समेकन। और संयोजी युग्मकों के जो कोशिका द्रव्य हैं, अगर कोशिका द्रव्य का परस्पर समेकन हो रहा है तो इसको कहते हैं साइटोगैमी। तो कैरियोगैमी में केंद्रकों का संयोजन और साइटोगैमी में कोशिका द्रव्य का या साइटोप्लाज्म का समेकन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया के लिए। और जो इन दोनों को अगर हम मिला दें, कैरियोगैमी और साइटोगैमी, और इन दोनों को मिला करके यदि हम देखें तो वो हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत साइटोफर्टिलाइजेशन और सिनगैमी हम इसे कह सकते हैं। तो साइटोफर्टिलाइजेशन और सिनगैमी तो दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन इनके अंतर्गत होने वाली जो क्रियाएं हैं वो हैं कैरियोगैमी और साइटोगैमी। कोशिका द्रव्य का समेकन और केंद्रक का समेकन, दोनों को मिलाकर साइटोफर्टिलाइजेशन और सिनगैमी कहलाता है। ये जो क्रिया होती है इस प्रक्रम में जो युग्मकों का जो समेकन है उसको फिर दो भागों में विभक्त कर सकते हैं।
एक को कहते हैं आइसोगेमी और दूसरा कहलाता है एनाइसोगेमी। इस प्रक्रिया में यदि जो भागीदार युग्मक हैं एक ही परिमाण, आकार और आचरण के होते हैं तब तो ये संयोजन क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है आइसोगेमी। आइसोगेमी में क्या, यानी दोनों युग्मक एक ही साइज़ के होंगे, लगभग आकार भी एक जैसा ही होगा, परिमाण भी एक जैसा ही होगा, उनकी नेचर भी एक जैसी होगी। तो इस प्रकार से उनके संयोजन को आइसोगेमी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एल्फीडियम होते हैं प्रोटोजोआ संघ के, पॉलीस्टेमेला भी बोलते हैं इनको, इनके जो युग्मक हैं वो एक ही प्रकार के एक जैसे ही होते हैं। तो एक जैसे ही होते हैं तो उनके फ्यूज़न को आइसोगेमी कहेंगे। और यदि ये जो युग्मक हैं परिमाण, आकार और आचरण में एक जैसे नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसी उनके बीच के जो संयोजन की क्रिया है, आपस में फ्यूजन की क्रिया है, उसको एनाइसोगेमी कहते हैं। जैसे मोनोसिस्टिस है, मोनोसिस्टिस प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है, उसमें जो ये जो होते हैं युग्मक वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आचरण के, अलग अलग परिमाण और आकार के होते हैं। हायर एनिमल्स जितने भी हैं उनमें निषेचन की क्रिया के अंतर्गत केवल न्यूक्लियर फ्यूज़न ही होता है, केंद्र की समेकन होता है, केंद्रकों का आपस में फ्यूज़न होता है, समेकन होता है। कोशिका द्रव्यों का संयोजन समेकन नहीं होता, क्योंकि इसमें जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु में कोशिका द्रव्य की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है। तो ये हुआ साइटोफर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के जो प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार का निषेचन होता है। तो निषेचन जो होता है प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसे समझिए, क्योंकि कई इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें कहीं कहीं ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे फाइलम पॉरीफेरा में हाइड्रा का उदाहरण ले सकते हैं। इसके जो कुछ सदस्य होते हैं उनके अंडाणु में निषेचन जो उसी समय हो जाता है जब अंडाशय से संलग्न रहता है, यानी जो अंडाणु है ओवम है अंडाशय में ही संलग्न है, उसी समय उसका निषेचन भी हो जाता है। जबकि सामान्य तौर पर ओवम का अंडाशय से पृथक होना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से स्थान, निषेचन का जो स्थान होता है अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। तो परिपक्व अंडाणुओं का निषेचन से पहले अंडाशय से पृथक होना भी आवश्यक होता है। तो इसमें किस स्थान पर निषेचन हो रहा है इसका भी महत्व होता है। यही क्रिया जो ओव्यूलेशन होता है ना, अंडोत्सर्ग, यानी ये जो अंडाणु होता है ये अंडाशय से जो पृथक होता है, इस क्रिया को अंडोत्सर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ओव्यूलेशन। इसी प्रकार निषेचन हेतु शुक्राणुओं को भी अपने जो निर्माण स्थान है वहाँ से वृषण है वो वृषण से निकल के और जंतु की देह से बाहर आना होता है, और इस क्रिया को हम बोलते हैं इजैकुलेशन। तो कुल मिला के निषेचन की टाइप्स के साथ साथ एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दो प्रकार, इनके साथ साथ निषेचन का जो स्थान है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन उसका भी बहुत महत्व होता है। और वस्तुतः एक प्रकार से कहें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के स्थान आधार पर ही एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का विभाजन हम कर सकते हैं या होता है। तो पहले लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन की क्रिया यदि मादा जंतु की देह के बाहर हो रही है, संपन्न हो रही है, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सामान्यतः बाह्य निषेचन जो होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जल में संपन्न होता है, क्योंकि एक लिक्विड एनवायरनमेंट की फर्टिलाइजेशन में निषेचन में आवश्यकता रहती है। इसके अंतर्गत जो मादा अपने अंडाणु जल में छोड़ देती है, उनको जल में स्वतंत्र कर देती है, और इस क्रिया को बोलते हैं स्पॉनिंग। और इसी प्रकार जो नर होता है वो अपने मैच्योर जो उसके स्पर्म्स होते हैं वो भी जल में स्वतंत्र कर देता है।
और इसके फलस्वरूप नर और मादा युग्मकों का संयोजन संपन्न बाह्य वातावरण में हो जाता है। बाह्य निषेचन जो अधिकांशतः जो होता है वो एक तो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स हैं या एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। जैसे कुछ बोनी फिशेज़ हैं या फिर एम्फीबियंस हैं, मेंढक आदि, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कुल मिला के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जंतु की शरीर से बाहर वातावरण में स्वतंत्र कर दिए जाते हैं और ये वातावरण निश्चित रूप से आवश्यक रूप से जलीय वातावरण होता है और उस जलीय वातावरण में ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। ऐसी क्रिया अधिकांशतः बोनी फिशेस और एम्फीबियंस में देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। ये अनेक जंतुओं में निषेचन की जो क्रिया होती है उसको करने के लिए, निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके उसके लिए कुछ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स की आवश्यकता रहती है। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स और फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स, उनके माध्यम से ये जो युग्मक होते हैं, ये युग्मक अपना साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको प्राप्त करते हैं। जैसे शुक्राणु हैं, शुक्राणुओं को अंडवाहिनियों में पहुंचाना है, ओविडक्ट्स में पहुंचाना है, ओवम तक पहुंचाना है, तो उसके लिए मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसी प्रकार फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जिनके माध्यम से शुक्राणु प्रवेश करने के पश्चात अंडाणु तक पहुंचते हैं, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा की अंडवाहिनी में पहुंचाने की क्रिया को इंसेमिनेशन कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं, इंसेमिनेशन गर्भाधान। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये अधिकांशतः मैमल्स में देखने को मिलता है। कई सारी फिशेस भी हैं, उनमें भी देखने को मिलता है, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, एविज में देखने को मिलता है। ऐसे अनेक प्राणी हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। किसी विशिष्ट जंतु जाति या फिर जंतु के समूह में होने वाली बाह्य या आंतरिक निषेचन की क्रिया को दो प्रमुख कारकों पर वो क्रिया निर्भर करती है। एक तो होता है कि एग का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, अंडाणु की संरचना कैसी है, और जो भ्रूण का परिवर्तन होना है, डेवलपमेंट होना है, उसका स्थान क्या है, ये है। तो अंडाणुओं की संरचना के अध्ययन से तो हम जानते हैं कि अनेक जंतुओं में, जैसे चाहे वो रेप्टाइल्स हों, एविज हों, इन सभी के अंडाणु जो हैं एग मेम्ब्रेन्स द्वारा ढके हुए रहते हैं। इनके चारों तरफ अंड कलाएँ पाई जाती हैं। इन कड़ी कलाओं को भेदने की शुक्राणुओं में क्षमता नहीं होती, सीधे सीधे शुक्राणु इनको भेद नहीं सकते। तो फिर क्या होता है, अंडाणु तक पहुंचने की शुक्राणुओं की जो क्षमता होती है वो भी प्रारंभ में नहीं होती है, बाद में कैपेसिटेशन के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो कड़ी जो कलाएँ हैं, कठोर कलाएँ हैं, ये इन जिन अंडाणुओं में पाई जाती हैं उनमें निषेचन क्रिया इन कलाओं के निर्माण से पहले ही संपन्न हो जाती है। इस प्रकार के अंडाणुओं में आंतरिक निषेचन एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। इस नियम से कीटों और जो एम्फीबियंस हैं उनके अंडाणु अलग हैं, क्योंकि कीटों के अंडाणु में जो कठोर एग मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी उपस्थिति के बावजूद भी एक्सटर्नल डिवीज़न पाया जाता है। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि इन जो अंडाणु होते हैं, भले ही इनकी जो एग एनवलप है, मेम्ब्रेन है, वो कठोर है, बाहर पाई जाती है, लेकिन इनमें एक सूक्ष्म रंध्र भी पाया जाता है अंडाणुओं में, जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं।
तो इस कारण से इसमें से होके शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे ही कुछ एम्फीबियंस अंडाणु जो होते हैं, एम्फीबियंस के जो एग होते हैं, उनमें एक जेली का आवरण, मोटा आवरण अंडों के चारों तरफ पाया जाता है। तो यहाँ भी निषेचन, बाह्य एक्सटर्नल निषेचन क्रिया संपन्न होती है। यहाँ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि शुरू में तो जेली आवरण बहुत महीन होता है और ये फूल कर मोटा होता है। तब जब जो ये जल के संपर्क में आता है तो फूल के मोटा होता है। शुक्राणु जो होते हैं वो सरलता से आरंभिक महीन जेली आवरण में प्रवेश कर सकते हैं। अतः आवश्यक हो जाता है कि अंडाणुओं में निषेचन इनके जल में पहुंचने से पहले ही हो जाना चाहिए। यही कारण है कि निषेचन को सफल बनाने के लिए मेढक और अन्य जो एम्फीबियंस होते हैं वो एम्प्लेक्सस की क्रिया करते हैं, जिसको स्तंभालिंगन बोलते हैं। इसके अंतर्गत नर और मादा परस्पर संलग्न होकर निषेचन हेतु एक साथ शुक्राणु एवं अंडाणुओं का बहिर्गमन जलीय वातावरण में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जल में पहुंचते पहुंचते जेली आवरण, इससे पहले कि जेली आवरण फूल है उससे पहले निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये कुछ बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। अब आते हैं साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, यानी भ्रूणीय परिवर्तन का जो स्थान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक अवयव होता है एम्ब्रियोनिक इसमें फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत। इसमें भ्रूणीय परिवर्तन के स्थान के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। एक तो श्रेणी होती है अंडप्रजक, जिसको हम ओविपेरस कह सकते हैं, और दूसरी होती है अंडजैव प्रजक, जिसको ओवोविपेरस कहते हैं, और तीसरी होती है जैव प्रजक, जिसको विविपेरस कहते हैं। अंडप्रजक जंतुओं का भ्रूणीय विकास जनक की देह के बाहर पूर्ण होता है, और अंडजैव प्रजक यानी ओवोविपेरस जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों में भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय परिवर्तन जो नर और मादा की देह के भीतर ही संपन्न होता है। यानी ये जो ओवोविपेरस एनिमल्स होते हैं, इन प्राणियों में भ्रूणीय परिवर्तन जो इनके जनक होते हैं, मादा या फिर नर, उसकी देह के भीतर या बाहर, दोनों ही स्थिति में संपन्न हो सकता है। इस परिस्थिति में जनक एवं विकासशील भ्रूण के मध्य एक न्यूट्रिटिव कनेक्शन उपस्थित नहीं होता, यानी पोषण का एक कोई संबंध उपस्थित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जनक जो होता है वो विकासशील भ्रूण की विभिन्न हानिकारक कारकों से रक्षा अवश्य करता है। जो जैव प्रजक जंतु होते हैं विविपेरस, उनमें परिवर्तन मादा जनक के गर्भाशय में होता है तथा मादा गर्भाशय के एवं भ्रूण के मध्य एक पोषणीय संबंध स्थापित रहता है प्लेसेंटा के माध्यम से। यह संबंध जो है एक जटिल, इस संरचना जो प्लेसेंटा की है एक जटिल और टेम्पररी संरचना होती है। इसको आंवल भी कहते हैं, प्लेसेंटा भी कहते हैं। तो अंडजैव प्रजक जो प्राणी होते हैं, जैसे खास तौर से जो पास्थल मछलियाँ होती हैं, और जैव प्रजक तो आप जानते हैं यूथेरियन मैमल्स जितने भी वो सारे जैव प्रजक हैं। इन जंतु में सामान्यतः आंतरिक निषेचन ही होता है। इसके विपरीत जो अंड प्रजक हैं वो अधिकांश इन्वर्टिब्रेट्स हैं और निम्न श्रेणी के कुछ एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि बाह्य निषेचन उन अंड प्रजक यानी ओविपेरस जंतुओं में उपस्थित होता है जो जल में अंडे देते हैं तथा जिनके अंडाणु में कठोर अंडावरण का अभाव होता है, अथवा जिनके आवरणों में शुक्राणुओं के प्रवेश हेतु सूक्ष्म रंध्र अथवा माइक्रोपाइल उपस्थित होते हैं। इसके विपरीत वे जंतु आंतरिक निषेचन दर्शाते हैं जो अंड जैव प्रजक अथवा जैव प्रजक होते हैं, या वे अंड प्रजक प्राणी होते हैं जिनके अंडाणु कड़े अंड आवरणों से रेखित होते हैं। यानी ये कुछ चीज़ें
साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत कि भाई निषेचन कहाँ संपन्न हो रहा है उसके आधार पर निर्धारित होती है। इसके अलावा एक चीज़ होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्य सेचन। जो अंत्य निषेचन हेतु नर द्वारा मादा के शरीर में शुक्राणु को मुक्त करने की जो क्रिया होती है उसको इंसेमिनेशन कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। जबकि कृत्रिम रूप से नर से शुक्राणुओं को प्राप्त करके उनको परिरक्षित कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है, उनका संचय कर लिया जाता है और उनको आवश्यकता के अनुसार मादा के गर्भाशय में मुक्त करके निषेचन करवाया जाता है। तो यह क्रिया जो होती है ये कृत्रिम वीर्य सेचन कहलाती है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाती है। यह क्रिया खास तौर से जो पशु होते हैं उनकी नस्ल को सुधारने के लिए इस क्रिया का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का उपयोग किया जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइप्स के संबंध में और कुछ प्रारंभिक जानकारी ये मैंने आज आपको दी है। अब निषेचन की क्रियाविधि किस तरह से होती है, क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँ।